सोचो क्या होता अगर म्यूगन ट्रेन आर्क में माइकल जैक्सन ने अकाजा की जगह कोई और अपर मून भेजा होता। क्या फ्लेम हाशिरा क्यूजोरू रेनगोकू अपने सबऑर्डिनेट्स और ट्रेन में ट्रेवल कर रहे पैसेंजर्स को उस अपर मून से बचा पाता? और हाँ, सबसे मेन चीज, क्या वो खुद सरवाइव कर पाता? या फिर इस अल्टरनेट सिनेरियो में उसका हाल ओरिजिनल टाइमलाइन वाले सिनेरियो से भी बहुत ज्यादा बुरा होता। रेनगोकू कोई नॉर्मल हाशिरा नहीं था। उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप एंड ट्रेनिंग को लेकर उसका डेडिकेशन उसे अपने में काफी महान हाशिरा बनाता है। उसने बिना किसी मास्टर के सिर्फ पुराने स्क्रोल्स को पढ़कर फ्लेम ब्रीदिंग को मास्टर किया था, क्योंकि एज वी नो उसका बाप जो कि प्रीवियस फ्लेम हाशिरा था, वो डिप्रेशन में जाने की वजह से काफी अल्कोहलिक बन चुका था। एंड इवन वो क्यूजोरो के एक डीमन स्लेयर बनने के भी खिलाफ था, जिस वजह से क्यूजोरो को अपनी ट्रेनिंग खुद ही करनी पड़ी थी विदाउट एनी मास्टर। और उसका 9th फॉर्म कुनो काटा रेनगोकू एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो सिर्फ उसके खानदान में ही सिखाई जाती थी। इतना ही नहीं, रैंक 3rd अपर मून अकाजा ने भी एडमिट किया था कि रेनगोकू उसको टक्कर दे रहा था। एंड अगर उस वक्त उसका डीमन स्लेयर मार्क अवेकन हो जाता तो वो शायद अकाजा को उस फाइट में हरा देता। सो आज हम इस वीडियो में काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस एक्सप्लोर करेंगे, जहां हर अपर मून एक एक करके म्यूगन ट्रेन मिशन पर भेजा जाएगा एंड रेनगोकू का उनसे सामना होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपर मून जिन्हें हम म्यूगन ट्रेन के अल्टरनेट मिशन पर भेजने वाले हैं वो है ग्युतारो एंड डाकी। हाँ, वही भाई बहन जिन्होंने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में टेंजन एंड तांजीरो की वार्ड लगा दी थी। एंड इन दोनों डीमन में से सबसे ज्यादा ताकतवर ग्युतारो है, नॉट बिकॉज कि उसका पॉइजन ज्यादा खतरनाक है एंड या फिर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। एज यू नो, इट्स बिकॉज इन डीमन को तभी मारा जा सकता है जब इन दोनों डीमन की साथ में मुंडी उड़ाया जाए, क्योंकि अगर सिर्फ एक की मुंडी उड़ाई तो दूसरा वाला उसे रिवाइव कर देगा अपनी ब्लड डीमन आर्ट से, जिसकी वजह से इन दोनों को मारना काफी चैलेंजिंग और इम्पॉसिबल सा हो जाता है। एंड यही चीज इन्हें फाइट में अपर हैंड भी देता है, जो कि हम ऑलरेडी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में देख चुके हैं कि इनको हराना कितना इम्पॉसिबल और चैलेंजिंग हो गया था कि टेंजन की हालत इतनी खराब हो गई थी कि इसके बाद उसे रिटायरमेंट लेना पड़ गया था। लेकिन अब इसकी बात करते हैं कि कैसे रेनगोकू इन दोनों को फेस करता म्यूगन ट्रेन आर्क में। तो सबसे पहले तो ये डीमन पैसेंजर्स पे हमला करते हैं उनको अपना शिकार बनाने के लिए, जिसकी वजह से एक ही टाइम पे रेनगोकू के साथ साथ तांजीरो, जेनेसु एंड इनोस्के को इन दोनों अपर मून से फाइट करनी पड़ती टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर। बट एज वी नो, उस वक्त तांजीरो पहले से इंजर्ड हो चुका था एंड जेनेसु नींद में चला गया था बिकॉज ऑफ एनमूस ब्लड डीमन आर्ट। जिसके बाद बचता तो सिर्फ अपना इनोस्के, जिसको डाकी से फाइट करनी पड़ती टू प्रोटेक्ट द पैसेंजर्स। एंड दोनों रेनगोकू एंड इनोस्के को इन दोनों अपर मून को ट्रेन से बाहर ले जाना पड़ता, ताकि फाइट के वजह से ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की लाइफ को कोई खतरा ना हो। जिसके बाद रेनगोकू एंड इनोस्के को इन दोनों की मुंडी एक ही साथ अलग करनी पड़ती टू डिफीट देम। एंड एज वी नो, इनोस्के ये चीज करने में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया था एंटरटेनमेंट आर्क में, जहां उसे जेनेसु की हेल्प लेनी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ उसे तांजीरो की हेल्प लेनी पड़ती। एंड दूसरी तरफ रेनगोकू को काफी दिक्कत आती ग्योतारो को मारने में, लेकिन एज वी नो रेनगोकू फ्लेम ब्रीदिंग का यूजर है, जिसने इवन अकाजा जो कि अपर मून 3 है उसको तक टक्कर दे रखी है, तो उसकी पावर भी काफी ज्यादा है। तो वो गारंटी ग्योतारो को हराने में सक्सेसफुल हो जाता है एंड यहाँ पर सरवाइव कर लेता। अब बारी है एक ऐसे डीमन की जिसे मुजान ने ओरिजिनल टाइमलाइन में अपर मून बनाया था, लेकिन थोड़ा लेट। यस, हम बात कर रहे हैं काइगाकू की, जेनेत्सु का एक्स सेनपाई जो कि डीमन बन गया था और जिसने थंडर ब्रीदिंग को एक करप्टेड वर्जन में बदल दिया था। एंड हाँ, टेक्निकली काइगाकू को अपर रैंक 6 बनने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन सोचो अगर मुजान उसे पहले ही डीमन बना देता एंड अकाजा की जगह उसे म्यूगन ट्रेन पे भेज देता तो क्या होता। काइगाकू का फाइटिंग स्टाइल बहुत फास्ट एंड फ्लैशी है, लेकिन उसके अंदर वो काम कंपोजर नहीं है जो कि हर अपर मून के अंदर होता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है और बस पावर शो ऑफ करना चाहता है। काइगाकू ने डीमन बनने से पहले टोटल कंसंट्रेशन भी मास्टर कर लिया था और वो थंडर ब्रीदिंग का भी यूजर है, तो हाँ रेनगोकू को टक्कर देता। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसके अगेंस्ट जाती वो है उसका लैक ऑफ एक्सपीरियंस। ना उसने कभी रियल हाशिरा से लड़ाई करी थी और ना ही उसने कभी रियल बैटलफील्ड देखा था। और रेनगोकू वो बंदा था जो अकाजा जैसे डीमन से टक्कर की फाइट कर चुका है। तो जब काइगाकू रेनगोकू को चैलेंज करता तो वो उसे ट्रेन से बाहर ले जाता, एक काम जगह जहाँ पे फाइट में कोई पैसेंजर रिस्क में ना हो। और वहाँ रेनगोकू काइगाकू के हर मूव को रीड करना शुरू कर देता। थंडर फ्लैशेस, जिगजैग स्ट्राइक्स सब प्रिडिक्टेबल हो जाता। और जब काइगाकू अपनी अल्टीमेट स्पीड से एक फाइनल अटैक करता, तभी रेनगोकू एक्टिवेट करता अपना फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेनगोकू। एक ब्लेजिंग स्लैश और काइगाकू की कहानी वहीं खत्म हो जाती, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि कब रेनगोकू ने उसकी मुंडी उड़ा दी।
तो काएगाकू की तरह कहीं आपको भी ना पता चले कि हमने एक और क्रेजी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलना। तो नेक्स्ट फाइट और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है, जिसको तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपर मून 5 ग्योको की, जिसकी आर्टिस्टिक सी शक्ल देखकर तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आई होगी, ये तो टट्टी है। सो बात करें उसके फाइटिंग स्टाइल की, तो उसका ब्लड डीमन आर्ट किसी वॉकिंग नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि ग्योको को हराना काफी ज्यादा ट्रिकी हो जाता है कंपेयर टू अदर डीमंस। एंड ग्योको की ब्लड डीमन आर्ट उसे अलाउ करती है पोर्सिलेन वॉसेस बनाने के लिए, और इन्हीं वॉसेस के थ्रू वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर सकता है। तो जब रेनगोकू उस पर शॉर्ट से वार करता है, तो ग्योको 1 सेकंड में वास के अंदर घुस जाता और दूसरी जगह पॉप आउट हो जाता। लेकिन रेनगोकू भी कोई रूकी नहीं है, उसकी रिफ्लेक्सेस और फ्लेम ब्रीदिंग स्पीड ग्योको के पॉइजनस फिश मॉन्स्टर्स अटैक को इजीली डॉज कर लेती। लेकिन जैसे जैसे फाइट लंबी होती, एक चीज क्लियर होती जाती, बिना डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन किए रेनगोकू के लिए उस पर फाइनल ब्लो मारना काफी हद तक इम्पॉसिबल है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही रहती है कि उसे सूरज उगने तक फाइट में उलझा के रखो, जैसे कि रेनगोकू ने अकाजा के साथ भी किया था। लेकिन भाई यहाँ ग्योको है, पेशेंस नाम की चीज उसके अंदर है ही नहीं। जब उसका मूड खराब होता तो वो सीधा पैसेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देता। जैसे ही रेनगोकू ये देखता कि इनोसेंट लोग डेंजर में है, वो तुरंत उन्हें बचाने के लिए भागता, और यही बन जाता ग्योको के लिए एक परफेक्ट मौका यूज करने के लिए अपनी सबसे डेंजरस एबिलिटी वाटर प्रिजन पॉड। वही टेक्निक जिसमें उसने मुइचीरो को ट्रैप किया था, एक ऐसा बबल जहां अंदर के इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। रेनगोकू उस बबल के अंदर फंस जाता है एंड बिना हवा के वो फ्लेम ब्रीदिंग भी यूज नहीं कर पाता। इस पॉइंट पर होप ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है एंड तांजीरो के लिए सिचुएशन काफी टेंस हो जाती, एज वो पहले से ही इंजर्ड था एंड बचता सिर्फ इनोसके। एंड एज वी नो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सीधा बर्जक मोड में जाके ग्योको पर अटैक कर देता बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन सच ये है, इनोसके की पावर तब ग्योको के लेवल पर नहीं थी, और तांजीरो समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो दोनों ही मारे जाएंगे। तभी उसके दिमाग में आता है एक स्मार्ट आइडिया, वो रेनगोकू के बबल के पास जाकर उसके बबल में सांस फूकने लगता, और इस हवा से रेनगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग से उस बबल ट्रैप को ब्रेक कर देता। लेकिन तब तक ऑलरेडी इनोसके फेटल इंजरीज ले चुका होता, और रेनगोकू फुल पावर से फिर ग्योको से फाइट करता। फाइट चलती रहती, और जब सनराइज होता तब ग्योको को वहां से भागना पड़ता, वरना वो भी पोकेमॉन की तरह विलुप्त हो जाता। वेल हाँ, रेनगोकू भी सरवाइव कर लेता इस फाइट में फेटल इंजरीज के साथ, लेकिन इनोसके तो अपाहिज ही हो जाता। वेल इसके बाद और भी तगड़े अपर मून के सिनेरियोज आपके पास आने वाले हैं, जैसे कोकोशिबो और डोमा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपर मून 4 हान तेंगू की। हाँ, वही डीमन जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसने आज तक कभी कोई मच्छर भी ना मारा हो, लेकिन असली में वो एक वन डीमन आर्मी है। शुरुआत में हान तेंगू एक कमजोर और डरा हुआ डीमन लगता है, जो कि हमेशा मुझे माफ कर दो वाले मोड में रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन उड़ाते हो, समझ जाओ कलेश शुरू हो गया, क्योंकि उसकी ब्लड डीमन आर्ट का रूल सिंपल है कि तुम उसे जितना डराओगे वो और ज्यादा पावरफुल क्लोन बनाकर वापस आ जाता है। और एक एक क्लोन अलग अलग इमोशन का फॉर्म है, जैसे रेज, प्लेजर, सॉरो, फियर, और हर एक के पास अपना अपना यूनिक पावर है। मतलब रेनगोकू एक से लड़ रहा होगा एंड सामने 4 डीमन की टीम होगी। लेकिन ये फाइट मुगेन ट्रेन के नियर डाउन आवर्स में हो रही है, तो डीमन स्लेयर के पास एक एडवांटेज है, टाइम। अगर ये लोग हान तेंगू को ज्यादा प्रवोक ना करे तो वो अपना फाइनल फॉर्म ज़ोहाकुटेन एक्टिवेट भी नहीं करेगा, क्योंकि जब हान तेंगू की जान ज्यादा रियल खतरे में होती है तभी वो अपनी ये वाली फॉर्म एक्टिवेट करता है। एक ऐसा डीमन जिसके वुडन ड्रैगन्स पूरी ट्रेन की धज्जियां उड़ा देंगे। और अगर उसने अपनी फाइनल फॉर्म एक्टिवेट कर दी तो रेनगोकू कितनी भी मेहनत कर ले, वो बिना डीमन स्लेयर मार्क के उसे नहीं हरा पाएगा। तो इस अल्टरनेट टाइमलाइन में रेनगोकू का प्लान सिंपल होता, फाइट को ज्यादा इंटेंस होने से पहले उसको कंट्रोल कर ले। ना हान तेंगू को प्रवोक करो, ना उसकी असली बॉडी के पास जाओ, बस क्लोन्स को मैनेज करो, पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करो, और वक्त गुजरते ही सूरज का इंतजार करो। तो इसके 2 ही आउटकम होते, या तो वो उसे बिना प्रवोक किए सनराइज तक रोक पाता, या हान तेंगू अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता एंड रेनगोकू समेत सबका गेम बजा देता मुगेन ट्रेन में। अगले नंबर पे है सबसे चिल्ड आउट और क्रीपी डीमन अपर मून 2 डोमा। एक ऐसा डीमन जो कि बाहर से जितना काम दिखता है, अंदर से उतना ही रेकलेस और इमोशनलेस है। एंड इवन ये अकाजा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे डेंजरस चीज उसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर, जिसकी वजह से अकाजा भी उसे काफी हेट करता है। स्टार्टिंग में डोमा रेनगोकू को काफी लाइटली लेता एंड उसके अटैक्स को ब्लॉक करता बिना सीरियस हुए। वो बस टाइम पास कर रहा होता है एंड दूसरी तरफ रेनगोकू उसकी एक्चुअल पावर समझने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन रेनगोकू जल्दी रियलाइज हो जाता कि सामने वाला डीमन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, इंसेनली अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे ही उसे थ्रेट लेवल समझ आ जाता, रेनगोकू तांजी
तानजीरो और इनोस्के को साइड में कर देता एंड उसका फोकस सिर्फ ट्रेन के पैसेंजर्स को बचाने पर होता, जैसा उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में भी किया था। वो हर अटैक केयरफुली समझता, डोमा से डिस्टेंस बनाए रखता और हर मोमेंट ट्रेन के आसपास का डैमेज कंट्रोल करता। लेकिन टाइम के साथ साथ डोमा ग्रेजुअली सीरियस हो जाता। उसके फ्रोस्ट बेस्ड अटैक्स और पॉइजनस आइस पार्टिकल्स रेनगोकू के बॉडी पे हैवी टोल डालना शुरू कर देते। ब्रीदिंग डिफिकल्ट होते ही मूवमेंट स्लो होने लगती और रेनगोकू एक सर्वाइवल मोड में शिफ्ट हो जाता। उसके माइंड में बस एक ही मिशन चल रहा होता, जितना ज्यादा हो सके डोमा को बिजी रखो और पैसेंजर्स को सेफ रखो, चाहे उसके लिए अपनी जान ही देनी ना पड़ जाए। डोमा रेनगोकू की स्ट्रेटेजीज को समझ जाता एंड बस वहीं पर एक फाइट में टर्निंग पॉइंट बन जाता। बिना किसी हेजिटेशन के वो फुल स्ट्रेंथ यूज करता और एक प्रिसाइज अटैक के साथ रेनगोकू को खत्म कर देता। जिसके बाद तांजीरो और इनोस्के रेज में आके उस पर अटैक करते, लेकिन डोमा उन्हें भी सेकंड्स में खत्म कर देता। उनका फाइटिंग स्पिरिट इंप्रेसिव होता, लेकिन अपर मून 2 के लेवल के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाते एंड आखिर में डोमा सबको अपना शिकार बनाकर चला जाता। एंड अब आता है वो डीमन जो खुद डीमन किंग मुजान के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो कि है अपर मून 1 कुकुशिबू। 500 सालों तक सरवाइव करके काउंटलेस हाशिरा को खत्म करके कुकुशिबू एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिसके अगेंस्ट कोई भी नॉर्मल स्लेयर का टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन उसकी सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि वो एक डीमन है, बल्कि ये कि वो एक लेजेंडरी डीमन स्लेयर था जिसने स्वॉर्ड्समैनशिप को और ब्रीदिंग स्टाइल को एक परफेक्शन तक पहुंचा दिया था। और उसके पास है डीमन स्लेयर मार्क, मून ब्रीदिंग और एक्सपीरियंस जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। अगर कुकुशिबू म्यूगन ट्रेन आर्क में होता तो रेनगोकू के लिए ये एनकाउंटर वन साइडेड बन जाता। फाइट स्टार्ट होते ही रेनगोकू अपने फ्लेम ब्रीदिंग फॉर्म्स के साथ अटैक करता विद फुल स्पीड एंड फुल पावर। लेकिन कुकुशिबू हर स्ट्राइक को बिना किसी स्ट्रगल के डॉज कर लेता। उसकी शार्प आइज रेनगोकू की टेक्निक्स को एनालाइज करते और उसकी फाइटिंग स्पिरिट को साइलेंटली ऑब्जर्व करते। लेकिन रिस्पेक्ट या एप्रिशिएशन से रेनगोकू नहीं बचता। कुकुशिबू के लिए ये सब सिर्फ एक और चैप्टर है उसकी एंडलेस हिस्ट्री का, और वो रेनगोकू को तो सेकंड्स में खत्म कर देता। तांजीरो ये सब देखता और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और वो गुस्से में सन ब्रीदिंग एक्टिवेट करता और कुकुशिबू पे रश कर देता। एंड तांजीरो का ये टैलेंट देख के कुकुशिबू उसको डीमन से हाथ मिलाने को बोलता, जैसे कि अकाजा ने रेनगोकू को बोला था। बट एज वी नो तांजीरो भी रेनगोकू की तरह उसे मना कर देता एंड रिजेक्शन मिलने के बाद कुकुशिबू की सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रिगर हो जाती। उसके दिमाग में फ्लैशबैक्स एक्टिवेट होने लगते एंड तांजीरो में उसे अपना छोटा भाई योरिची दिखने लगता, जिसे वो हरा नहीं पाया था अपनी पूरी जिंदगी। जिसके बाद कुकुशिबू पूरी तरह रेज में आ जाता एंड इस रेज का रिजल्ट सिर्फ एक ही होता, डिस्ट्रक्शन। कुकुशिबू तांजीरो को ब्रूटली खत्म कर देता बिना एक सेकंड की देरी किए। इनोस्के, ज़ेनेत्सु और पैसेंजर सब एक एक करके उसकी रेज में खत्म हो जाते और जब सब कुछ खत्म हो जाता कुकुशिबू तब चुपचाप ट्रेन से शैटर शैडोज में डिसअपीयर हो जाता। कोई इमोशन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बस एक और स्लॉटर और एक और मिशन कंप्लीट। इस वीडियो में आपको सबसे क्रेजी सिनेरियो कौन सा लगा एंड हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।